नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम एक हमारे भारतीय भाई बिहार के, उनका जो उनके जो मन की बात है वो हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे। उनका ये कहना था कि जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का जो वीडियो जारी हो रहा है और जनता में जिस तरह से ये पैठ बना रहा है उस प्रकार ये जो, हालांकि हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं और लालू प्रसाद ने सबसे पहले कहा था जो पलटू राम मतलब नीतीश कुमार को 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। ईश्वर करे कि वो भारतीय भाई की का वचन सत्य हो, लेकिन इनको 10 वोट दूर इनको 1 वोट मिलना भी इस देश के लिए कलंक है। जो जातिवाद जो इस मुल्क के लिए, राष्ट्र के लिए जहर है, जो उसको उचित ठहराता हो और उसके पक्ष में वकालत करता हो, जिस पार्टी के लोग जो है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं इस देश के लिए, ये समझने की आवश्यकता है। तो उनको 10 वोट मिलना भी इस देश के लिए कलंक है। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि ये नीतीश महोदय 18 साल भारत के संविधान की ही शपथ लेकर के जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, लेकिन वह क्यों भूल जाते हैं कि जिस संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे, वो संविधान तो कहता है कि हम भारत के लोग उसमें हम भारत के लोग, उसमें जाति संप्रदाय, भाषा, प्रांत की तो बात भी नहीं है, एक ही पहचान की बात है। तो 18 साल लगातार जो है उस पद पर और उस संविधान की शपथ लेकर के और संविधान का बराबर अनादर, संविधान का भी अनादर और इस देश की एकता और अखंडता का भी अनादर करने वाले को हम ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाई बहन ये जरूर मानेंगे कि उसको 1 वोट मिलना भी जो है इस देश के लिए कलंक है। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, आरजेडी भी उससे अधिक खतरनाक है। उसको भी 1 वोट मिलना इस देश के लिए खतरा भी है और इस राष्ट्र के लिए कलंक है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा जो पहनी हुई है और यह राष्ट्रवाद इसका धोखेबाजी का है, छल करने वाला है, कपट करने वाला है, और जो कि इस तरह के सारे देश के दुश्मनों को मोदी महोदय जो पाल रहे हैं
तो इनको भी एक वोट मिलना जो है इस देश के लिए खतरा भी है और कलंक भी है। तो इस बात को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत बहुत ठंडे मन से, बहुत 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 ईमानदारी के साथ मन में ईमानदारी लाइए। और ईमानदारी से मतलब कि हमारे लिए, मैंने हम सभी भारतीयों के लिए यह देश सर्वोच्च है और ये हमारी जो आवाम है वो भी सर्वोच्च है। ये दो विचार आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये जेडीयू वाले, आरजेडी वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले या जीएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले और ये बीजेपी वाले कितने खतरनाक है इस देश के लिए। निश्चित रूप से आपके मन में भाव आएगा कब? जबकि आपके दिमाग में होगा हमारे लिए देश सर्वोच्च है और हमारे अवाम जो है, हमारे देश के लोग जो है वो सर्वोच्च है। तो ये क्षमता, ये काबिलियत और ये कैपेबिलिटी आ जाएगी आप में। अब जो है एक मैं ओपिनियन पोल देख रहा था, कुछ उसमें दो लोग थे। तो एक तो ज़्यादा ही उत्साही था बीजेपी के पक्ष में। ओपिनियन पोल किसका था? गुजरात का। और एक जो दूसरे कह रहे थे कि हम बराबर गुजरात के ओपिनियन पोल को कवर करते हैं, तो वो कुछ निष्पक्षता की बात कर रहे थे। तो जो दूसरे जो माने पोलस्टर थे या सेफोलॉजिस्ट थे, तो जो कि काफ़ी निष्पक्षता दिखा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गुजरात में रहने वाले गुजरात के लोग जो है देश की सुरक्षा और अस्थायित्व को कुछ ज़्यादा महत्व देते हैं और इसीलिए वो बीजेपी को प्रेफर करते हैं। हमारा और भारतीय अवाम ताकत दल का गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से देखिए अब ये फर्क जरा देखिए। भारतीय अवाम ताकत दल गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को गुजराती नहीं कहेगा और उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने को गुजराती न कहें। इस संविधान ने जो मान्यता दी है उस संविधान का आदर करते हुए वो सभी लोग अपने को भारतीय समझे, कहने की जरूरत नहीं है, समझे और वैसा वो बर्ताव करें और गुजराती न समझें। पहली आवश्यकता तो ये। और जिसमें वो भारतीय समझेंगे तो पूरे देश के लोग अपने ही दिखेंगे। उसमें वो कह रहे थे कि जो तमिलनाडु में जो कलर टीवी देने की प्रथा चली उसकी नकल कांग्रेसियों ने किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु, ये गुजरात है, तमिलनाडु नहीं है। जिस समय ये भावना आएगी कि भाई पूरा देश हमारा एक ही है और हमारे सभी देशवासी अपने भारतीय भाई बहन हैं, चूँकि मैं भी भारतीय हूँ, ये भावना आना चाहिए। और ख़ास करके जो ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये केरल है, ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। प्रशासन की सुविधा से प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। भले इसको जो है वो संघ का नाम दिया गया है। इसके विषय में पहले भी कहा गया था कि थोड़ा एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है कि जो पहली आर्टिकल है जो लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत भ्रामक ये संदेश देता है। इसी का फायदा उठा करके वो गद्दार राहुल गांधी इसी का आधार मानकर के बोला कि भारत राष्ट्र ही नहीं है, भारत राष्ट्र ही नहीं है, ये वो गद्दार राहुल गांधी बोला था। चूँकि इसमें कुछ लूप होल है, मैंने उससे उसने ये मतलब निकाला कि यह तो यूनियन है, ये भी संघ है, राष्ट्र नहीं है। इसलिए उस धारा को संशोधित करने की आवश्यकता है। और संशोधित एक तो यह सिर्फ भारत है, इंडिया नहीं है।
भारतीय अवाम ताकत दल ने बार बार बताया है, और आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझें कि यह न तो हिंदुस्तान है, न तो इंडिया है, यह सिर्फ भारत है, या भारतवर्ष है ये। तो पहली आर्टिकल को संशोधित कर दिया जाना चाहिए कि भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी भारत के साथ जो राज्य हैं वो इसकी प्रशासनिक इकाई है। तब इससे अस्पष्टता आएगी, और एक अस्पष्टता की और जरूरत है कि यह देश न तो इंडिया है, न तो ये हिंदुस्तान है, सिर्फ ये भारत और भारतवर्ष है। तब कोई फर्क नहीं दिखता कि ये तमिलनाडु है, ये गुजरात है, ये उड़ीसा है, पूरा देश एक ही है। ये प्रशासन की सुविधा के कारण और उस प्रशासन में संविधान ने संघीय व्यवस्था दिया है, लेकिन वो संघीय व्यवस्था के विषय में भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि इसके विषय में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हमारा देश का सिर्फ ये शरीर संघात्मक आपको दिखेगा, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है, यूनिटी गवर्नमेंट है। और यूनिटी गवर्नमेंट का होना जब भी जरूरत होना बहुत जरूरी है। जब भी ये उद्दंडता करें ये प्रांतीय इकाइयाँ, उनको अनुशासित करने के लिए केंद्र के पास संविधान के अनुसार वो निर्बाध शक्तियाँ हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो निर्बाध शक्तियाँ इस कायर मोदी के लिए नहीं है, इस निकम्मा मोदी के लिए नहीं है, इस अराजक मोदी के लिए नहीं है। जो शासक होगा और कम से कम देशभक्त होगा, वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनुशासन लाएगा। तो जितनी भी ये प्रांत हैं जो कि प्रशासनिक इकाइयां हैं और संघीय व्यवस्था के अनुसार उनको ये व्यवस्था दी गई है, तो संविधान के अनुसार उनकी शक्तियां सीमित हैं। लेकिन जब कोई अराजक किस्म का प्रधानमंत्री हो, तब ये प्रांत जो है वो शेर बन जाते हैं। यही स्थिति जो है वो मोदी जी के ज़माने में है कि इतना ताकतवर प्रधानमंत्री और जो संविधान की सारी शक्तियों से लैस, उसको ममता बनर्जी, विजयन, MK स्टालिन, सभी लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, वो ये करते हैं। और पता नहीं कहाँ से ये मोदी महोदय ये तर्क उठा लाए हैं कि हमको कोई गाली दे, हमको पत्थर मारे तो ये उनके लिए सुविधाजनक होता है, जो उनके तर्क के अनुसार कि वो उन्हीं पत्थरों से वो सीढ़ी बना लेते हैं। गुजरात के लिए तो चल गया, और यहाँ तो एक से एक खतरनाक पत्थरबाज हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, JNPC वाले हैं। ये जो है पत्थर जो है यह मोदी जी के ऊपर नहीं मारते हैं, देश का जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर मारते हैं। और तब ये प्रधानमंत्री जो है वो कहता दिखाता है। ये बिल्कुल मिथ्या है कि ये 56 इंच वाले हैं और देश की सुरक्षा के लिए बहुत वो हैं। तो उसी संबंध में जो कि एक ओपिनियन पोल गुजरात पर जो दे रहा था कि गुजरात में रहने वाले जो लोग हैं वो देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं और अस्थायित्व। भारतीय अवाम ताकत दल का इस संबंध में हमारे सभी गुजरात में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बस नम्र निवेदन यही है, ये मोदी महोदय सुरक्षा के प्रतीक नहीं है, स्पष्ट रूप से जानिए, ये सुरक्षा के प्रतीक नहीं है। ये सारे देश के दुश्मनों को पालने वाले हैं। शायद हमने सुना कि कोई पत्रकार हमारा जो करीब सवा घंटे का जो वीडियो होता है, उसमें से
ये क्लिप काटा है कि हम मोदी महोदय को बता रहे हैं कि ये मोदी महोदय की इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि भाई देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। राहुल गांधी कितना बड़ा इस देश का दुश्मन है, देश के लोग देख रहे हैं इसको। जो विदेश में जाकर के वही चीज बार बार कहनी पड़ती है और तब तक कही जाएगी जब तक उसका समाधान नहीं आ जाएगा, बार बार कही जाएगी। जो राहुल गांधी विदेश जाकर के कहता है कि हमने तो भारत में केरोसिन ऑयल और पेट्रोल छिड़क दिया है आग लगाने के लिए, तो हमारे भारतीय भाई बहन बताएं कि इससे बड़ा देश का दुश्मन कौन, इससे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? मोदी महोदय के लिए तो नहीं, मोदी महोदय के लिए ये राहुल जो है देश का दुश्मन नहीं है। इसीलिए मोदी महोदय जो है इस देश के लिए वो खतरा है और खतरनाक है। तो जो राहुल गांधी विदेश में जाकर कहता है कि हमने जो है इस देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन छिड़क दिया है, कभी भी आग लगाई जा सकती है, और उसने आग लगा भी दी। अग्निपथ के मामले को लेकर के पूरे देश में आग लग गई। हमारे एक से एक नए रेलवे के कोचेस LBH वाले चमचमाते हुए वो जलाए गए। तब भी ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय इस राहुल को देश का दुश्मन और देश का गद्दार नहीं मानेंगे। और ये सारे सवालात ये मोदी महोदय से होंगे। जब ये राहुल गांधी आज से 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि दुश्मन चीन की सेना और हमारी सेना आमने सामने डटी रही, किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है इसकी पूरी आशंका थी। उस नाजुक घड़ी में ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है, तब भी मोदी महोदय बताएं कि राहुल इस देश का गद्दार है या नहीं। बीजेपी वाले बताएं कि तब भी ये राहुल गांधी देश का गद्दार है या नहीं। उदाहरण तो उदाहरण क्या माने इसके वारदातें तो अनेक हैं। राहुल गांधी की देश के खिलाफ गद्दारियों की जो है बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है अपने भारतीय भाई बहनों से कि किसी देश में एक गद्दारी काफी होती है, और ये राहुल गांधी गद्दारी पर गद्दारी करता जा रहा है। फिर भी ये मोदी और बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मान रहे। तो हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन जरा गौर से सोचे कि जो बीजेपी या मोदी महोदय को सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, इस भ्रम को दूर कर दें। यह देश के लिए बहुत खतरा बन गए हैं। आपने देखा होगा, खास करके हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन, आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के दिन वो भारत जो इतना शक्तिशाली है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर भी रहा है, ये भी सत्य है। वो भारत जो है मोदी महोदय के शासनाधीन जो है, अपने राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन अपने राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को, यानी देश विरोधी आतंकवादियों ने उस झंडे को, राष्ट्रीय गौरव को हटा करके अपना खालिस्तानी झंडा लगा दिया। देश को मोदी जी ने शर्मसार किया, देश को नीचा दिखाया। तो इसलिए हमारे गुजरात में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से सोचे। मोदी महोदय कभी भी देश की सुरक्षा, देश की इज्जत, देश की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं नहीं। भारतीय आवाम ताकत दल
संसाधन जुटा रहा है और गुजरात के जो प्रांतीय चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश के जो प्रांतीय चुनाव हैं, उनमें जरूर उतरेगा और आपके भरोसे से। और इसका जो मुद्दा सिर्फ 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं। मुद्दा है एक तो भारतीयता, भारतीयता के आधार पर एकता, जो कि पूरे देश के लिए जरूरी है और गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी वो जरूरी है। और दूसरा यह है कि ये जो देश के दुश्मन है राजनीतिक पार्टियों के वेश में, इनका खात्मा, यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन, कितना भी विकास हो जाए, लेकिन गुलामी की निशानी अभी भी है, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी मतलब कि अभी वो क्षमता अभी नहीं आई है कि हम लोग जो है देश के दुश्मनों को पहचान सकें। जो देश के दुश्मनों को पालता हो, जो देश के दुश्मनों की रक्षा करता हो, देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकता हो, उसके देश विरोधी और अन्य उसके देश विरोधी गद्दारी और लूट भ्रष्टाचार के पापों को ढकता हो और उसके आगे घुटने टेकता हो, वो भला कैसे सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है? कोई पूछेगा कि कौन देश के दुश्मन? ये जितने भी हैं GNPC वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले, क्या ये देश के दुश्मन नहीं है? अभी मैंने बताया कि ये राहुल गांधी जो है, जिसमें युद्ध की स्थिति है, उसमें जो है अपने दुश्मन चीन के राजदूत से वो भी चोरी छुपे मिलता है, रात के अंधेरे में मिलता है। लोगों ने जब पूछताछ किया तभी ये झूठ बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं। लेकिन जब मीडिया इत्यादि के द्वारा घेर घार हुई, तब जाके कबूला कि मिले हैं। मोदी महोदय, अब देखिए इनकी मोदी ये एक प्रचार है ना गुजरात में कि मोदी महोदय सुरक्षा के प्रतीक हैं। मोदी महोदय ने उस राहुल गांधी जो रात के अंधेरे में चोर छुपे राजदूत से मिला था, अब तक इन्होंने जांच तक नहीं कराई कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी, घोर गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से हमारे देश की कौन सी संवेदनशील और सामरिक महत्व की सूचनाओं का आदान प्रदान किया। आज तक मोदी महोदय ने उसकी जांच नहीं कराई। जो शख्स जो है एक परिवार को महत्व देता हो, देखिए ये सब प्रचार करते हैं कि ये कांग्रेस विरोधी हैं, इस तरह से मुखौटा पाले हुए हैं। मुखौटा तो पाले हुए हैं वो राष्ट्रवाद का भी, लेकिन उसकी असलियत को भी जानना जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि जिस कांग्रेस विरोध का ये मुखौटा पहने हुए हैं बीजेपी वाले, वो उस मुखौटे के साथ किस तरह से, अच्छा और मान लीजिए कि ये विरोध पक्ष होता, कोई बात नहीं है, ये देश के दुश्मन हैं सर। आप ही लोग फैसला करिए कि दुश्मन चीन, जबकि हमारी सेनाएं और उसको दुश्मन चीन की सेनाएं आमने सामने हो, उस दौरान ये मिला है, तब भी क्या हमारे देश के लोग राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानेंगे? लेकिन ये मोदी महोदय, अब बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते। देखिए ना, ये राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। क्या तब भी मोदी महोदय इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानेंगे? ये सवाल हैं। हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन सीधा सवाल करें वो मोदी महोदय से
सीधा सवाल करें उससे, प्रश्न देश की सुरक्षा का है, तो तभी नहीं मानेंगे। और ये जो है राहुल गांधी अपनी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में वुहान में समझौता किया हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि दो देशों के मध्य राजनीतिक पार्टियों के बीच में समझौता हो। जहां दो देशों का सवाल होता है तो सिर्फ सरकारों के बीच में समझौता होता है, लेकिन ये पार्टियों के बीच में, यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ की कांग्रेस ने ये समझौता हुआ। उस समझौते पर गवाह के रूप में ये गद्दार सोनिया गांधी के भी दस्तखत हैं। अब ये मोदी महोदय आज तक जो वुहान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इस कांग्रेस ने जो समझौता किया, उस समझौते में क्या है आज तक मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं कराई। तो ये कैसे जो है हमारे देश की सुरक्षा के प्रतीक हो सकते हैं? किस तरह देश के दुश्मनों को ये बचा रहे हैं? हमारे देश के लोग बिल्कुल और अभी मैंने बताया कि देश के दुश्मनों को बचाने के लिए इन्होंने देश को शर्मसार कर दिया, वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन। इन बातों को हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन जहां की चुनाव होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से गुजरात की मिट्टी ने एक से एक सरदार पटेल को दिया, जो कि 562 रियासतें जो थी उसका विलय करवाया। तो वो कदाप जो है सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन बिल्कुल सजग हैं लोग। और गुजरात कई माने जो विकास वगैरह तो वो तो अपने स्थान पे है। जो रिमार्केबल बातें हैं गुजरात से, पहला कि एक आईजी पटेल हुआ करते थे, जो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्रित्व काल में पहले तो वो यानी वित्त मंत्री थे, बाद में वो गृह मंत्री भी बने। वो आईजी पटेल वो पहले भारतीय थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE के डायरेक्टर रहे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश सबसे अधिक हुए हैं तो गुजरात से हुए हैं। तो और बाकी तो खैर जो गुजरात की विशेषताएं, और मैं भी गुजरात में नौकरी किया हूं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भावनाएं जो है परिवार को लेकर के बहुत बढ़िया रहती हैं, और बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ का जो सामूहिक लग्न है वो देश के लिए जो है वो अनुकरणीय है। और सबसे अच्छी बात हमको गुजरात में जो लगी कि यदि कोई विकास करता है, कोई आगे बढ़ता है, तो देश के अन्य प्रदेशों की तरह वहाँ पर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं होती है। वो और उसको मदद करते हैं कि वो आगे बढ़े, और हम भी कुछ करें कि उसी तरह मैं भी आगे बढ़ूँ। ये बड़ी अच्छी भावना है। और सामूहिक लगन तो खैर वो है ही। और एक बहुत रोचक बात है, जो रिश्तेदारी भी करते हैं तो आस पास में करते हैं, तो सारे रिश्तेदार चाहे बेटी हो बेटा हो सब करीब में रहते हैं। ये सब खूबसूरती है। तो गुजरात के वातावरण का मैंने आनंद उठाया है, और मैं तो कहता हूँ कि कई मामले में जो है एक अनुकरणीय है हमारे शेष भारत के लिए। लेकिन हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन थोड़ा जागरूक हों,
इस मोदी से ये भ्रम हटाएं कि ये सुरक्षा के प्रतीक हैं। जो शख्स देश के दुश्मनों को पाले, भला वो सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है? तो एक तो रहा ये जो राहुल के जो है वो कितना खतरनाक है, इसकी बराबर ये रक्षा भी करते हैं और आप लोग यकीन मानिए कि इसको हर सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। कोविड के समय में जब विदेश जाना जो है बहुत मुश्किल हो गया था और कोई भी विदेश की यात्रा जो है दुबई के जरिए ही हुआ करती थी, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम नखरे थे उसमें, यानी मेहराबा सर्विस और मेडिकल इंश्योरेंस तमाम उसके नखरे थे, और उन नखरों के चलते कई हमारे भारतीय भाई बहनों के टिकट जो है कैंसिल हुआ करते थे और उनके मायूस चेहरों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पष्ट देखा गया। उसी समय जब इस गद्दार राहुल गांधी को दरकार हुई, मोदी महोदय ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को लगाया और इस गद्दार राहुल गांधी के लिए मोदी महोदय ने स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट का इंतजाम किया। ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, और वो किस समय कि हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं उनकी विदेश की यात्रा जो दुभर थी, और इस गद्दार के लिए जो है, इस गद्दार राहुल गांधी के लिए मोदी महोदय ने व्यवस्था की स्पेशल एयर इंडिया की, स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट की। और वो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से दुबई, दुबई से कतर से फिर इटली में जो मिलान है, जहाँ इसके राहुल गांधी के रिश्तेदार होकर रहते हैं। तो भला जो देश के गद्दारों को, दुश्मनों को प्रेशर दे, उसकी रक्षा करे और उसको हर सुविधा मुहैया कराए, भला आप ही लोग फैसला करिए ना कि वो कैसे देश की सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। ओपिनियन पोल की बात कर रहे थे, बोले थे कि मेधा पाटेकर को गुजरात में लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये मेधा पाटेकर जैसे लोग जो है विदेश की फंडिंग लेकर के इसी देश के खिलाफ जो है देश की प्रगति को रोकने के लिए तमाम इस तरह से जो है स्वयं करते हैं। खास करके उसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल, वो बहुत ही खतरनाक वो संस्था थी। उसी प्रकार इसकी मेधा पाटेकर की अरुंधति राय की, तो वो अकेले नहीं है। हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझें कि सिर्फ ये जो है, मैंने राजनीतिक दलों के वेश में खास करके ये कांग्रेस या जीएनपीसी, जरा जान लीजिए ये कांग्रेस नहीं बल्कि ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। सिर्फ इसी की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, शिवसेना और एनसीपी, अकाली, टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईएडीएमके, सिर्फ इसी की वो रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो देश विरोधी मीडिया है उसको भी पाल रहे हैं। एनडीटीवी घोर देश विरोधी है, उसी के आसपास जो है ये न्यूज़ 24 भी है, आज तक वाला भी है, एबीपी न्यूज़ है, ये घोर देश विरोधी सब है, उनको भी पाल रहे हैं। और उसके अलावा जो छोटे किस्म के हैं, छुटभइये मीडिया, जिनको टैबलॉइड्स कहते हैं, टैबलॉइड्स, जैसे द प्रिंट, द क्विंट और कारमा, दिवायर, ये जो छुटभइये किस्म के मीडिया हैं, ये हैं तो छुटभइये, लेकिन इनके कारनामे बड़े खतरनाक हैं। बड़े खतरनाक से मतलब
यह जो है भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का जो मीडिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका का जो है वो वॉशिंगटन टाइम्स, नहीं सॉरी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स, और इसके बाद टाइम्स, दो ये हो गए, टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, और वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो ये कुछ जो है अमेरिका में बैठे हुए भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया है अमेरिका में। और यहां चले आइए इंग्लैंड में बीबीसी और गार्जियन, ये दोनों जो है भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया हैं। तो इन मीडिया से मिलकर के ये जो छुटभइये हैं, द प्रिंट, द क्विंट, वायर, कारवां, मिलकर के भारत के खिलाफ, ये समझने वाली बात, भारत के खिलाफ आधारहीन झूठी कहानियों को रच करके, फैब्रिकेट करके, कनकाक करके जो है तमाम कहानियां ये बनाते रहते हैं सब भारत के खिलाफ। और कोई भी मुद्दा, मान लीजिए वो माने किसानों का आंदोलन होगा, खूब चलाते हैं ये विदेशों में, भारत को जो है वो बदनाम करने के लिए। तो ये जो है द वायर, कारवां और द प्रिंट, द क्विंट जो है, इन भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया से मिलकर के भारत के खिलाफ मैंने झूठी बातें, रचित बातें, कहानियों करके जो है भारत को हमेशा बदनाम करना, भारत में भारत में हमेशा अस्थिरता और क्या कहना आंदोलन और इसकी जो है जुगत ये करते रहते हैं। ये भी मीडिया मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। और देश विरोधी जो है पत्रकारों का एक गिरोह है, उसको मोदी जी बोल चुके हैं कि ये खान मार्केट गिरोह है, यह लुटियन गिरोह है और बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इस मामले में देश विरोधी के साथ साथ वह इस देश की जो सबसे खतरनाक देश विरोधी राजनीतिक तंजीम है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के रूप में इसने चुनाव आयोग से मान्यता भी ले रखी है। उसके पक्ष में माहौल बनाते हैं, चुनावी माहौल बनाते हैं। तो इतनी गद्दार किस्म का ये पत्रकार गिरोह है। कुल मिलाकर के उसका नाम भी लिया गया था। हालांकि उसके पत्रकार कई रूपों से, मैंने जब भारतीय जनता दल उनकी असलियत जो है वो अपनी आवाम के सामने रखता है, तो कई कुतर्कों से ये सामना करते हैं उस असलियत का। कभी तो धमकी देते हैं कि हम लोग छोटे मोटे नहीं हैं, हम लोग जो है डिफेमेशन कर देंगे। तुम कुछ भी करो, भारतीय जनता दल को तुम इस कर्तव्य से वंचित नहीं कर सकते कि तुम्हारी जो असलियत है देश विरोधी, भारत विरोधी, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी असलियत उस जनता के सामने वो रखने के कर्तव्य से तुम ही नहीं बल्कि इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि जो कि उसको इस कर्तव्य से वंचित कर सके। ये जान लो तुम। और तुम लोगों की असलियत जो है वो रख कर रहेगा, सारी असलियत। और तो ये पत्रकार भी जो है, पत्रकारों का गिरोह, वो लगभग 42-43 पत्रकार हैं उसमें, वो घोर भारत विरोधी हैं। अब देखिए, मोदी जी इनकी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले इनका बचाव कैसे करते हैं उसको भी आप सभी भारतीय भाई बहन देख लीजिए।
भारतीय अवाम ताकत दल ये कहता है कि सभी ये भारत विरोधी हैं। उनका नाम भी हम ले लेते हैं। एक है रवीश कुमार, और एनडीटीवी के और भी हैं। संकेत उपाध्याय है, और श्रीनिवासन जैन है, निधि राजदान है, निधि कुलपति है, अखिलेश शर्मा है, ये तमाम है उसमें। न्यूज़ 24 वाले भी हैं, संदीप चौधरी और मानक गुप्त। और इसके अलावा जो है अभिसार शर्मा, ये घोर गद्दार है इस देश का पत्रकार जो है, झूठी बोलता है, बराबर झूठ बोलता है ये। और पुण्य प्रसून वाजपेयी, और फिर इस बार शेखर गुप्त, बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई, और राणा आयूब, आरफा खानम, सहला रशीद, स्वरा भास्कर, अजीत अंजुम, राहुल कमल और उर्मिलेश, ओम थानवी, मुकेश कुमार, आशुतोष, अशोक वानखेड़े, एनके सिंह, शीतल पी सिंह, अमरीश कुमार, शरद प्रधान, राजेश बादल, और उसी में जुड़ जाते हैं कुछ इतिहासकार, राम पुनियानी, इश्तियाक अहमद। ये सब के सब जो है छटे हुए भारत विरोधी पत्रकार या इतिहासकार है। इनकी असलियत को जानना जो है बहुत जरूरी है। ये धमकी देते हैं वो डिफेमेशन का, करें ना डिफेमेशन करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लें कि वो किसी भी रूप में जो भारतीय जनता के दल का जो फर्ज है कि इनकी असलियत को अपनी आवाम के सामने लाना, और ये किस रूप में कहते हैं कि हम जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनकी असलियत को, और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कितने इनसे असुरक्षित हैं। तो इनको जो है मोदी महोदय किस तरह से बचाते हैं, जरा इसका भी वो उन्होंने नाम दे दिया है खान मार्केट गिरोह, या खान मार्केट मीडिया, या खान मार्केट पत्रकार। बस यही कह करके उन्होंने छोड़ दिया। इनके जो मोदी महोदय की जो सिपह सालार हैं, देखिए भारतीय जनता के दल कहता है कि ये देश खतरनाक देश विरोधी हैं। इनकी गतिविधियां देखिए, अब इनका गतिविधियों का यदि हम वर्णन करने लगेंगे तो ये छोटा सा जो माध्यम है हमारा YouTube का वीडियो जो है, यह जो है बिल्कुल नाकाफी होगा, बिल्कुल अपर्याप्त होगा। लेकिन लंबे लुबा में संक्षिप्त में बताया गया कि ये घोर देश विरोधी है। बीजेपी वाले कैसे इन पत्रकारों को, बीजेपी वाले खुशी खुशी इन सारे मीडिया में शरीक होते हैं, इनको देश विरोधी नहीं मानते हैं। और अधिक से अधिक क्या बोलेंगे बीजेपी वाले कि भाई ये देश विरोधी नहीं है, ये मोदी विरोधी है बस। अब जरा सा आप लोग देखिए, कहां देश कहां मोदी। देश के आगे मोदी की, देश के आगे मोदी जी की क्या हैसियत है, समझ जाइए ना। हमारा जो राष्ट्र भारतवर्ष है, हमारा देश भारत है, उसके समक्ष मोदी जी की क्या हैसियत और औकात है। तो बताया जा रहा है कि ये भारत विरोधी हैं। बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, ये भारत विरोधी नहीं है, ये मोदी विरोधी है। तो इनके इतने बड़े पाप को किस तरह की साजिश से ये बीजेपी की सिपह सालार जो है या उसके प्रवक्ता नेता जो ढकते रहते हैं। और विशेषता इस बात की है कि यही आर्गुमेंट, यही लाइन ऑफ आर्गुमेंट, यही तर्क की शैली से वो ये जो देश विरोधी पत्रकार हैं
वो भी यही इसी तरह कहते हैं। रवीश कुमार कहता है कि हम देश विरोधी नहीं, हम देश के गद्दार नहीं हैं, चूंकि हम मोदी विरोधी हैं इसलिए लोग हमको देश विरोधी कहते हैं। बिल्कुल सेम आर्गुमेंट। एक बार इसको रवीश कुमार को देखा गया, कह रहा है कि लोग आरोप लगाते हैं कि नेहरू के ऊपर उन्होंने देश को बांट दिया, तो कहें भाई यार ये कोई टीवी की बात थोड़ी है कि बड़े बड़े देश को बांट दिया। अरे गद्दार रवीश कुमार, उन तथ्यों पर ध्यान दो। उन तथ्यों को तुम निगल नहीं सकते कि जिस साजिश के तहत जो है इस नेहरू ने सत्ता हथियाने के लिए देश बांटा। और जो तुम्हारा तर्क था कि ये लोग क्या कर रहे थे, पटेल हो चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे और लोग हों, बात सही है। ये लोग जो है वो नतमस्तक हो गए। इसीलिए तो कहा जाता है कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस होते तो जो है न तो नेहरू के आगे और न तो जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे कदापि नहीं झुकते, बल्कि उसकी साजिश का जो शिकार हुआ, यह देश जो है उसकी साजिश का शिकार भी नहीं होने देते हमारे सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए तो सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर के अपने रास्ते से इनको हटाया, वो भी इंग्लैंड, अमेरिका और अंत में जो है वो रूसी शासकों से मिलकर के इनको पकड़वाया और रूस के जेलों में निर्मम यातनाओं के साथ इनकी हत्या करवाई। और इस साजिश की ओर किसी का ध्यान न जाए, एक झूठी कहानी बनवाई कि इनकी मृत्यु हो गई थी ताइवान के पास विमान दुर्घटना में। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और उसे भी बड़ी साजिश सब करते रहे कि जो है वो उस कहानी पर तमाम वो इंक्वायरी ऑफ कमीशन जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को द्वारा बिठा करके उस पर ठप्पे लगवाते रहे। लेकिन ये सत्य को कब तक छिपाएंगे? असत्य का महल जो है कब तक ये खड़ा करेंगे? मुखर्जी कमीशन ने साफ कह दिया, तीसरा कमीशन, कि ये जो कहानी है कि विमान दुर्घटना में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई है, ये झूठी है। लेकिन उस रिपोर्ट को भी इन सबों ने दबा दिया। तो यही सवाल उठता है। और मोदी जी ने आज तक उस पर कुछ बोले भी नहीं। तो हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल सोचे कि ये मोदी जी सुरक्षा के प्रतीक हो नहीं सकते हैं, यह देश की असुरक्षा के ये प्रतीक हैं। बीजेपी वाले जो है अपने छोट भाइयों को सिखा पढ़ा के भेजते हैं कि यदि एकता आ गई तो सनातन का क्या होगा, और मेरे पास में जो है वो मूल्य बैठ जाएंगे, चमार बैठ जाएंगे, ये है वो है। ये घृणा का जो जहर है, हम नहीं कहते कि हर एक बीजेपी वाले मुंह है, लेकिन इस तरह के तत्व हैं जो उस पार्टी पर हावी हैं, बीजेपी पर हावी हैं, जो कि हमारे समाज के यानी कुछ तबकों को हमेशा वो अपमानित करते रहते हैं। इसका एक नमूना और भी जरा आप सुन लीजिए कि जब, और करीब मैं समझता हूँ कि 22 साल और मान लीजिए 12 साल या 22 साल और तो करीब 44-45 साल पहले वीबी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो हमारे
जो हमारे पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के तबके से आते थे। और पिछड़े और उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के तबके मतलब वही जिसको कि आप लोग शेड्यूल कास्ट वगैरह कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल ये कहना जो है उचित नहीं मानता है। तो उसी उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहनों के तबके से थे हमारे वीपी मंडल, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो पटना में जो गंगा नदी में जो है वो जल परिवहन होता है और तमाम जो स्टीमर इस टाइप की वो चला करती हैं। तो कोई स्टीमर और ये इस तरह से कोई नाव रही होगी जो कि इंजन से स्वचालित। तो उसका जो ऑयल है, डीजल है, वो रिस गया और उसे आग लग गई। तो उस आग के प्रकरण को लेकर के एक सामंतशाही सोच वाला कोई झा करके था, कोई सामंतशाही सोच वाला झा कह रहा है, देखिए उसके मन कह रहा है कि जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई शूद्र बैठेगा तो आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। देखिए ये मन का जहर, वो भी विधानसभा के अंदर कह रहा है कि जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर यदि कोई शूद्र बैठेगा तो आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। तो खैर मंडल साहब ने भी उसको बहुत माकूल जवाब दिया कि वो आग तो जो है जो तेल रिसा था उसके कारण लगी और कोई आग का विशेष कारण नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में जो आग लगी है उसको मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं और उस आग को मैं और भड़काऊंगा, मंडल साहब ने कहा। तो उसी तरह के मानसिकता वाले, सामंतशाही सोच वाले जो है इस बीजेपी में छाई हुई है, जो कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को मौके बेमौके अपमानित करते रहते हैं। उनके अपमान करने के माने उनके मन में जो जहर है उसको देखने की आवश्यकता है। वो कभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र कहते हैं, कभी मियाँ कहते हैं। देखिए इन शब्दों को कहने में हमारी हिम्मत जवाब दे देती है, हमारी आत्मा जवाब दे देती है, लेकिन रोग को बताना ही पड़ता है। तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र कहते हैं, मियाँ कहते हैं, कटुआ कहते हैं, जिहादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, देश के गद्दार कहते हैं। ये वही तत्व है जो कि मुख्यमंत्री वीपी मंडल साहब को कह रहा है, वो झा, कि इस देश में आग, इस प्रदेश में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा जब एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई शूद्र बैठा हो। मैंने इस देश के इस संवैधानिक देश में रहते हुए उसकी मानसिकता वही है। उसी मानसिकता के लोग आज भी जो है, हम नहीं कहते हैं कि कितनी लेकिन आज भी वो विद्यमान है। वो इसी बीजेपी में है। तो वो क्या ये देश को दे सकते हैं, ये प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल इस भ्रम से बाहर आ जाए कि मोदी महोदय जो है वो सुरक्षा के प्रतीक हैं। देश की बहुत बड़ी असुरक्षा के प्रतीक हैं। वो बहुत बड़ी देश के अंदर सारे दुश्मनों को पाल कर रखना, उनकी रक्षा करना, उनके आगे घुटने टेकना, उनको हर सुविधाएं देना और उनके देश विरोधी हर हरकत को माने वो ढकना। इससे बड़ी जो है असुरक्षा क्या हो सकती है, इसको बहुत आराम से देख सकते हैं।
और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता दल संसाधन जुटा रहा है, संसाधन हो भी जाएगा, चुनाव में भी जाएगा वो आपके। और इन्हीं सब मुद्दों पर जो है आपके आशीर्वाद का वो अनुरोध करेगा। और जातिवाद से दूर, संप्रदायवाद से दूर, भाषावाद से दूर, प्रांतवाद से दूर, सिर्फ भारतीयता कि गुजरात में रहने वाले सभी हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, गुजराती नहीं है। इसी यही संदेश लेकर हम ये भारतीय जनता दल आएगा। ये कई बार जो है ये सोशल मीडिया पर देखा गया कि गुजरात के कुछ हमारे भारतीय भाई और हिमाचल के हमारे भारतीय भाई और भी प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ के भारतीय भाई कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर आएँ और यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता दल पूरे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि यदि हम किसी प्रदेश विशेष में यदि सीमित हो गए तो जो देश की समस्याओं का निराकरण है वो संभव नहीं होगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए और इतना विश्वास और भरोसा करिए कि जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा या जिसका हाथ में वो सत्ता का उपकरण होगा वो हमारे जैसा ही होगा और आपकी सभी ख्वाहिशों का वो आदर करने वाला होगा और भारतीय जनता दल के सारे वसूलों का वो पालक होगा, भारतीयता का, बराबरी का। और जितना विकास अब तक इस खास करके गुजरात में हो चाहे हिमाचल में हो, गुजरात में विशेष करके जितना विकास इन समूहों ने किया है उसके दुगने गति से ये विकास करेगा। और विकास का लाभ जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन गुजरात को मिलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, हमारा देश सर्वोपरि और हमारी आवाम सर्वोपरि। ये भावना हर एक भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारा गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन के लिए होनी चाहिए। इस विकास के दौरान महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को बहुत परेशान कर रहा है, बात सही है। इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार कहा हुआ और अभी भी कह रहा है कि जो काला धन इन समूहों का है, देखिए जब काला धन की बात आ रही है, मोदी महोदय इस जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस के 12 लाख से लेकर 13 लाख करोड़, यानी 12 लाख करोड़ से लेकर के 13 लाख करोड़ की जो लूट है, जो काला धन है, इसके विषय में तो बोल चुके हैं। 2014 में बोल भी चुके हैं और यह भी कहे थे कि हम इसको वापस लाएंगे और उसको वापस लाने से हर एक भारतीय के खाते में 10-15 लाख रुपया हो जाएगा, ये बोले थे। लेकिन आज उन बातों पर गेंडुली मार के बैठे हैं, उन बातों को पूरा निगल गए, खा गए, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। उसी पाप को ढकने के लिए, उसी पाप से हमारे भारतीय भाई बहनों का ध्यान हटाने के लिए झूठ मूठ का ईडी यहाँ छापा मार रही है तो सीबीआई यहाँ छापा मार रही है। कितना 100 करोड़ 50 करोड़ अधिक से अधिक जो है जो हेरा फेरी है इसका इन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा नेशनल हेराल्ड का महज जो है 2000 करोड़ का। और वो भी केस इनका भी नहीं है, वो जो है सुब्रमण्यम स्वामी उसके द्वारा किया गया केस है।
तो सिर्फ मोदी अपने उस पाप को ढकने के लिए, कौन सा पाप, कि जो इन्होंने बोला था कि भाई कि ये इस जीएनपीसी ने या इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि उसके लूट के काला धन को ये लाया जाए तो हमारे देश, हमारे भारतीयों, हमारे हर एक भारतीय के खाते में 10-15 लाख रुपया हो जाएगा। और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि आज की तारीख में 12 लाख करोड़ से लेकर के 13 लाख करोड़ का काला धन है विदेशी बैंकों में इन कांग्रेसियों के द्वारा। और खास करके माँ बेटा, मतलब कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम से 180 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ तक का। तो यदि वही पैसा आप ला दीजिए और वो पैसा ला करके सब्सिडी, छूट डीजल में, जिसके ही कारण जो है वो कीमतें बढ़ती हैं, और मार्केट पर काबू करिए। हर एक देशभक्त शासक का या प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाली जो एजेंसियां हैं, इन कीमतों को प्रभावित करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनको भी काबू में किया जाए। जैसे जमाखोर, जैसे मुनाफाखोर, जैसे काला बाजारी करने वाले और सट्टा बाजारी करने वाले। जमाखोर मतलब होर्डर, मुनाफाखोर मतलब प्रॉफिटियर, काला बाजारी करने वाले मतलब ब्लैक मार्केटियर, और सट्टा बाजारी करने वाले मतलब स्पेकुलेटर्स। ये कीमतों को प्रभावित करते हैं। तो एक तो जो है जो लूटा हुआ जो देश के जो लुटेरी कांग्रेस के और विशेष करके सोनिया राहुल के द्वारा लूटे हुए काले धन को लाइए, डीजल पर सब्सिडी दीजिए, और जो है जो कीमतों को प्रभावित करने वाली एजेंसियां उनको काबू में लाइए, और कीमतें जो है वो नीचे हैं, आ सकती है। लेकिन ये न करके अब अपने अवाम को आप पीस रहे हैं इस महंगाई में। कौन सा अवाम? जिसने आपको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। और जो विपक्ष की पार्टियां, खासकर समाजवादी और कांग्रेस वाले, महंगाई महंगाई महंगाई, ये कभी नहीं कहते कि भाई हमने जो लूटा हुआ है वो पैसा लो और सब्सिडी दो। ये कभी नहीं कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं कहते हैं कि जो अखिलेश ने इस प्रदेश को लूटा है वो पैसा भी लीजिए, और कांग्रेसियों का भी पैसा लाइए लूट करके। इस पर सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वही अपराधी और वही लुटेरे और वही भ्रष्टाचारी, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, तो इस पर सब नहीं बोलते हैं। और इसलिए इनको, समाजवादियों को और ये जो इन कांग्रेसियों को बेनकाब करने की जरूरत है कि हाँ भाई वो महंगाई कम हो सकती है। तुम अपने लूटे हुए काले धन को लाओ, सब्सिडी देनी है। इस पर सब नहीं बोलेंगे। और कम से कम हमारे अवाम समझे कि किस तरह का ये नाटक चल रहा है इन कांग्रेसियों के द्वारा और समाजवादी पार्टियों के द्वारा और टीएमसी के द्वारा। तमाम सैकड़ों करोड़ जो है कैश मिल रहे हैं इस ममता बनर्जी के, जो कि अपने को बहुत अवाम परस्त करती है। तो इन डकैतों का यदि काला धन जब्त करके जो है सब्सिडी दे करके जो है वो महंगाई को काबू में किया जाए, तब जाकर के जो है अपनी आवाम को राहत मिल सकती है। मोदी महोदय, तो आप इनके काला धन की रक्षा क्यों कर रहे हैं?
यही तो हमारे खास करके जो जो चुनाव होने जा रहा है हमारे गुजरात में, हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझे कि ये इनके काला धन को भी मोदी महोदय इनके काला धन की भी रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावटी। और अब जैसे 8.5 साल तक तो मोदी जी सोते रहे, पीएफआई को बढ़ाते रहे, और अब तक उस पीएफआई को प्रतिबंधित भी नहीं किया, उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगा। तमाम छापे गिनाए जा रहे हैं और तमाम इनके सिपा सालार वो मनीष ठाकुर वगैरह वो तमगा लूट रहा है। वो पीएफआई की बात जहां तक है, पीएफआई जो है ये पैदा की गई और पाली पोसी जाती है इसी जेएनपीसी के द्वारा। और पीएफआई जो है, पीएफआई वो सिमी का इस्लामिक उसका यानी कुछ जो है यानी फुल फॉर्म है, तो सिमी का एक बदला हुआ रूप है ये। और हमारे देश में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कट्टरवादियों को पैदा करता है। और ये सिमी हो चाहे ये सिमी हो चाहे पीएफआई हो, यह इसी जेएनपीसी के द्वारा पैदा की गई और उसी के द्वारा जो है पाली पोसी जाती है पीएफआई। और जब भी चुनाव आता है दक्षिण के राज्यों में, खास करके कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, उसमें इसी जेएनपीसी को जितवाने का ये कोशिश भी करती है पीएफआई, इसी जेएनपीसी को। और पीएफआई के नेताओं के साथ इसे जो सोनिया गांधी के साथ फोटो शेयर यानी फोटो भी साझा करते हुए तो इस तरह के उदाहरण भी हैं, उदाहरण है। तो संक्षेप में यह है कि ये पीएफआई जो है इसी कांग्रेस के द्वारा, इसी जेएनपीसी के द्वारा जो है वो पाली हुई भारत विरोधी एक संगठन है। लेकिन मोदी और अमित शाह महोदय क्या करेंगे कि ये पीएफआई पर तो जो है ये छापे डालेंगे, लेकिन ये सोनिया राहुल को बचाएंगे। ये इस प्रकार से यह देश की सुरक्षा कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से संबंधित जो है ये समस्याओं का समाधान ऐसे ही करते हैं कि जिसके संरक्षण में पीएफआई पलती है, जो पीएफआई को पालता है, पोसता है, जो जिसका इस्तेमाल करता है, यानी ये जेएनपीसी या जो उसके राहुल और सोनिया, उसको तो मोदी जी बचाएंगे। नाम के लिए जो है वो पीएफआई पर कार्रवाई करेंगे। ये देश ने देखा होगा कि जब सीएए जो कानून था या नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जब आंदोलन ये सब खड़ा किए हुए थे, ये कांग्रेसी इत्यादि लोग जो है, तो पीएफआई ने विदेश से पैसे मंगाए थे और उस पैसे में से 90 करोड़ जो है इसी कपिल सिब्बल को दिए गए थे। मोदी महोदय ने आज तक ये जांच नहीं कराई कि आखिर जो पीएफआई ने जो 90 करोड़ कपिल सिब्बल को पैसे दिए वो किस काम के लिए दिए। तो मोदी महोदय का जो इस तरह से जो रवैया है, और वो भी देश की सुरक्षा में कि पीएफआई पर कार्रवाई करो, कपिल सिब्बल को बचा लो,
PFI पर कार्रवाई करो और PFI पर कार्रवाई करो, और जिस PFI ने कपिल सिब्बल को पैसे दिए उस कपिल सिब्बल को बचा लो। जो PFI जो है जिस सरगना के संरक्षण में ये सब कार्रवाई करती है, उस सोनिया गांधी और राहुल को बचा लो। ये तरीका है देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों का हल निकालने का, ये मोदी महोदय का। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन, विशेष करके गुजरात भारतीय भाई बहन, कदापि न समझें कि ये सुरक्षा के प्रतीक हैं। ये सबसे बड़ी असुरक्षा के प्रतीक हैं मोदी जी। अब चाइना पॉलिसी पर कुछ थोड़ा हमारे देश के भारतीय भाई बहन भी समझ लें तो चीन को लेकर के इस GNPC ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस ने या इस कांग्रेस ने हमारे देश को चीन के समक्ष गुलाम बना के रखा, इसको दबा के रखा। सन 62 के पहले इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके हिंदी चीनी भाई भाई का एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाया, और इसी धोखेबाजी वाले नारे के दौरान इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि इसमें वही अरुणाचल प्रदेश बन गया है, उसमें घुसवा दिया। जब देश में ये खबर फैली तो देश के लोगों ने जब पूछा तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू झूठ बोला कि हमने चीनी नेताओं से बात कर ली है और वो चीनी सेना वापस चली जाएगी, जबकि वो चीनी सेना वापस नहीं गई। और वहीं पर इसने आज की तारीख में वो वहाँ पर जो है एक कॉलोनी बसा दिया है, और निवास के और रहने के या रिहायशी इलाके में जितनी भी आधारभूत सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब कुछ वो वहाँ पर दे दिया है वो दुश्मन चीन ने। और उसी जमीन पर, जिस जमीन पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू देश से झूठ बोला कि चीनी सेनाएं वापस हो जाएंगी। कब झूठ बोला? 1959 में, 1962 के पहले 1959 में झूठ बोला था कि चीनी सेनाएं वापस हो जाएंगी, जबकि वापस नहीं हुई। वहीं पर आज की तारीख में ये दशा है। और उसी का फोटो और जब वो फोटो जो वायरल उसी का चित्र जो है नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, उसने उसी का फोटो लेकर वायरल किया। तो ये राहुल गांधी उल्टे आरोप लगा रहा है मोदी महोदय के ऊपर कि मोदी ने चीन को घुसवा दिया। चूंकि ये मोदी महोदय बीजेपी वाले हमेशा इस गद्दार राहुल को बचाने की फिराक में रहते हैं। एक भी बीजेपी वाला नहीं कहा कि अरे गद्दार राहुल, ये तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी का उसी का जीता जागता नमूना है, जो कि चीनी सेना को घुसवाया था और झूठ बोला कि वो चीनी सेना वापस हो जाए, जो कि हुई नहीं। एक भी बीजेपी वाला जो है ये नहीं बोला कि ये तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी का जीता जागता नमूना है। तो किस तरह से बीजेपी वाले जो है इतनी खतरनाक GNPC की रक्षा करते हैं, और हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन समझते हैं कि ये देश की सुरक्षा के प्रतीक हैं। मोदी जी, आज तक मोदी जी इस नेहरू को देश का गद्दार नहीं माने, जिसने अपने देश की जमीन दुश्मन चीन के हवाले कर दी हो।
दुश्मन चीन के हवाले कर दी हो, वो 42,000 वर्ग में अक्साई चीन के रूप में, उसको भी ये मोदी जी जो है वो गद्दार नहीं मानते। और संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जब तक चीन के कब्जे की एक एक इंच भारत वापस नहीं ले लेगा, तब तक भारत जो है वो चैन से नहीं बैठेगा। आज जेएनपीसी बीजेपी वाले उस संसद की उस प्रतिबद्धता को ही भूल गए, जो संसद ने प्रतिबद्धता करके हर एक सरकार पर वो जिम्मेदारी दी थी कि चीन के कब्जे की एक एक इंच जो है वो वापस लेने का। तिब्बत जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो नरसंहारी, यानी वो जो नरसंहार करते थे, करोड़ों में उनका सामूहिक नरसंहार था। तो उसको देख करके ये सब जो तिब्बत के लोग डर गए थे और उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था भारत में मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बैठा हुआ था गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू तिब्बत के शिष्टमंडल से नहीं मिला, और तब तक नहीं मिला जब तक कि वो एक पत्र जो है अपने ही बसाला ने एक गद्दार किस्म का था कि पनिकर के द्वारा चिट्ठी जो है माओ त्से-तुंग या माओ जेडुंग को नहीं दे दिया कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को स्वीकारता है। इस तरह की चिट्ठी ने दे दिया, मतलब कि जो तिब्बत भारत में चीन की या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नरसंहारवादी जो है वो या नरसंहारी विचारवादी से भयभीत होकर के डर करके भारत में मिलना चाह रहा था। उसी के लिए उसने शिष्टमंडल था भेजा, जिससे कि नेहरू नहीं मिला। उस तिब्बत को थाली में सजा करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो चीन को देते, वो दुश्मन चीन को देते। तो ये हर वक्त जो है पूरा लगातार ये गद्दार जेएनपीसी का नेहरू वगैरह जो है इस देश को चीन के समक्ष वो गुलाम बना के रखा। सीमाओं पर जो है कोई सड़क नहीं बनाया ताकि चीन की जितनी मर्जी हो वो घुसता जाए। तो 42,000 वर्ग मील तो ये गद्दार नेहरू ने तय किया 1962 में, और जानबूझ करके जो इस जेएनपीसी की सरकारों ने जानबूझकर सीमाओं पर सड़क न बना करके और चीन को 10,000 वर्ग मील और घुसवाया। तो इन सबों ने दुश्मन चीन के हाथों में इन देश के गद्दार जेएनपीसी वालों ने 52,000 वर्ग मील दे रखा है। तो हमेशा ये हमारे देश को चीन के समक्ष जो है वो गुलाम बना के रखा है इन सबों ने, देश के गद्दार जेएनपीसी वालों ने। अब आया नंबर मोदी महोदय का। वो चीन जो है बराबर जिस देश से कोई संबंध वो रखता है या राजनयिक या डिप्लोमेटिक या ट्रेड का या व्यापार का, सबसे पहले लिखवाता है कि आप पहले वन चाइना पॉलिसी को पहले मानिए। यहाँ तक कि अमेरिका को भी झुका दिया है, अमेरिका से भी लिखवा लिया है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि ताइवान को चीन का हिस्सा मानना, ये लेवल हुआ यही है वो वन चाइना पॉलिसी। तो भारत से भी लिखवा लिया इसी। तो ये कायरता देखिए मोदी महोदय के, चीन के आगे कायरता कि मोदी महोदय ने भी ये जो है उसके चीन की वन चाइना पॉलिसी
को मान लिया है कि मतलब ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। तो कैसे ये सहायता करेंगे ताइवान की? और इतना कब्जे, यानी मतलब कि 42,000 वर्ग मील जो हमारे इस देश के गद्दार जीएनपीसी वालों ने, जीएनपीसी के गद्दार नेहरू से लेकर के इंदिरा से लेकर के राजीव से लेकर जो जमीन सौंपा है, उसके हाथों में दिया है इन गद्दारों ने, उसके अलावा उसका मन इतना बढ़ गया है कि वो दावा करता है अरुणाचल प्रदेश पर। जब भी हमारे देश के कोई नेता और अधिकारी या मंत्री वहाँ पर जाते हैं तो वो हल्ला करता है और वो तर्क क्या देता है कि हमारे देश का वो शासन रहा है कोई पुराना और उसी का माने तिब्बत का ये हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश। ये कायर मोदी की सरकार या कोई भी हो, यह नहीं कह पाते हैं कि भाई भारत का हिस्सा रहा है, तिब्बत भी हिस्सा रहा है, बीजिंग भी हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक कनिष्क शासक हुआ करते थे जिनका साम्राज्य जो है पूरे चीन तक वो फैला हुआ था। तो उसको ये जवाब देने की आवश्यकता है मोदी महोदय कि भाई भारत का ये तिब्बत भी हिस्सा है, बीजिंग भी हिस्सा है, और पूरा लद्दाख तो है ही। जब तक शेर को सवा शेर नहीं का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वो काबू में नहीं आएगा। तब उसकी जो है अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने की उसके हैंकड़ी, उसकी जुर्रत वो छूट जाएगी। कब? जबकि भारत ये कहेगा भाई कि लद्दाख, तिब्बत और बीजिंग जो उसकी राजधानी है, ये सब जो है भारत का है। और भारत जो है आज नहीं तो कल चाहे युद्ध से शांति से उसको लेकर रहेगा। तो कांग्रेस वालों ने इस देश को चीन के आगे चीन का गुलाम बनाया और ये जो है उसके आगे घुटने टेक रहे करता। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि ये उसका शासन आता है, चीन को स्पष्ट देगा संदेश कि तुम अरुणाचल प्रदेश को तो भूल ही जाओ। भारत का तुम्हारा बीजिंग, तुम्हारा ये तिब्बत सभी कुछ जो है वो भारत का है और भारत इसको लेकर रहेगा। ये है चाइना पॉलिसी। और उसके पहले देश के सारे दुश्मन कम्युनिस्टों को, जीएनपीसी को भगा के रहेगा। तो खैर इस सब का आधार है हमारे भारतीय भाई बहन। अब खासकर गुजरात में चुनाव होने वाला है, अपने को भारतीय मानिए और मोदी महोदय को कदाप जो है देश की सुरक्षा का प्रतीक माना छोड़ दीजिए, भ्रम से बाहर आ जाइए। भारतीय जनता दल अपना ये संसाधन जुटा रहा है, बहुत मुमकिन है कि उसे चुनाव में भाग ले और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का वो जो है वो प्राप्त करने के लिए वो उस चुनाव में उतरेगा। और ये सारे जो गद्दार केजरीवाल है, इसका भी सफाई करना वो आवश्यक है। खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।